ओके, एकदम क्लियर है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। चलिए, 10वां बोल कर्म 8, 1 2 3 कर्म किसी में नहीं, 4 कर्म केवली में होते हैं। कौन कौन से 4 कर्म होते हैं केवली में? वेदनीय नाम गोत्र आयुष। वेरी गुड, है ना। घाती कर्म छूट जाते हैं। हाँ, अघाती कर्म, चारों अघाती कर्म। अब आते हैं 5 कर्म किसमें किसी में नहीं होते हैं, तो 6 कर्म किसमें होते हैं? 6 भी नहीं होते हैं। 7 कर्म किसमें होते हैं? जब कर्मों का राजा छूट जाता है तो 7 कर्म। कर्मों का राजा किसमें छूटता है? मैंने अब भी बोला, लोग 11वां गुण स्थान में। होता है। 12वें गुण, यस, 12वें गुण 11वें स्थान में छूट जाता है प्रथम ना। समय में, 12वें के प्रथम समय में। समय में। ठीक है, 12वें के प्रथम समय में। तो 12वें के प्रथम समय में जब मोहनीय कर्म का क्षय हो जाता है तो कितने शेष रहते हैं कर्म? 7। 7। 7, है ना। 8 कर्म किसमें है? तो समुच्चय जीव स कषाई। 10वें गुण स्थान तक तो 8 ही कर्म चलते ही रहते, चलते ही रहते हैं। चलेंगे ना। 10वें गुण स्थान तक तो 8 ही कर्म है ही है, उनका अस्तित्व तो है ही है। बाकी 7 तो 13वें तक भी पहुंच रहे हैं। 8 मतलब मोहनीय कर्म कम से कम 10 तक पहुंच रहा है बेचारा, 12वें के प्रथम समय में क्षीण हो रहा है ना। ओके, आगे बढ़े, कोई डाउट? नहीं। देखो, उल्टा काउंट कर दो। 8 कर्म किसमें? 10वें गुण स्थान तक, ठीक है। 7 कर्म किसमें? अब 11वें और 12वें में 8 कर्म क्यों नहीं माने? मोह कर्म का सूक्ष्म लोभांश होता तो है, लेकिन इतना उपशम के सर्वथा दबा हुआ है, बिल्कुल नहीं के बराबर अस्तित्व हो गया, तो हम उसको मान ही नहीं सकते। जब तक उदय में नहीं है तब तक कर्मों का बंध नहीं है ना। इसीलिए 11th वाला नहीं लिया है। 12वें के प्रथम समय में तो आते ही क्षीण होता है, इसीलिए 12वां भी नहीं लिया है, जबकि उसका अस्तित्व हम 12वें के प्रथम समय तक मान रहे हैं। राइट राइट। लेकिन 10वें में दबा है, कर्मों का बंध तो हो नहीं रहा है, हम कर्म बंध की अपेक्षा से ही तो ले रहे हैं भाई, कर्मों का कहाँ कहाँ है। तो 10वें गुण स्थान तक जो है वो कितने कर्म? 8 कर्म। 12वें में 7 कर्म और 13वें में 4 कर्म, सिद्धों में 0 कर्म। ठीक है, अब समझ में आया? नीचे से ऊपर चल दो। क्लियर? आगे बढ़े। हाँ। कहीं कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लेना आराम से। गुणस्थान 11वां बोल, गुणस्थान 14। अब एक गुणस्थान मतलब कोई भी एक ऐसा गुणस्थान बताओ जो एक मतलब वो हो, एक ही गुणस्थान हो, ऐसी कोई बाल जीव बताओ। तो मिथ्यात्वी, अभवी, असंगी, मनुष्य, इन सब में पहला ही गुणस्थान होता है, तो हमारा एक गुणस्थान हो गया। द्विंद्रिय में 2 होते हैं, सास्वादन सम्यक्त्व और मिथ्यात्व। पर्याप्त होता है तो मिथ्यात्व होता है, अपर्याप्त अवस्था में सास्वादन सम्यक्त्व हो सकता है कुछ एक के, तो हम द्विंद्रिय को ले लेते हैं। क्लियर है? ये तो क्लियर है ना। हाँ। 3 गुणस्थान भी हो सकते हैं, तो 3 गुणस्थान। अब यहाँ पे जो अंतराल गति बोलते हैं हम, ये समझना है। अपर्याप्त में क्या होता है कि अभी कोई जीव है, ठीक है, देव गति से मनुष्य गति में आ रहा है, सम्यक्त्वी है, तो कौन सा गुणस्थान लेके आएगा? चौथा। चौथा गुणस्थान में चाहे क्षयोक्षम सम्यक्त्व बोल दो, चाहे उपशम सम्यक्त्व बोल दो, चाहे क्षायिक सम्यक्त्व बोल दो, चौथे गुणस्थान से मिलती है ना। पता है ना सबको, चौथे गुणस्थान से सम्यक्त्व मिलती है। प्राप्ति चौथे गुणस्थान में ही होती है, होती है। चाहे उपशम, चाहे क्षायिक, चाहे क्षायोपशमी। चौथे से लेकर ऊपर के गुणस्थानों में कहीं पे भी चले जाओ, मिथ्यात्व आएगा ही नहीं। चौथे में कैसे आएगा? वहां तो सम्यक्त्व की, नहीं, ऊपर नहीं, इससे ऊपर कहीं सारे गुणस्थान सम्यक्त्वी के। सम्यक्त्वी के हैं। चौथे से 14 तक के सारे गुणस्थान सम्यक्त्वी के हैं। पूरे 14 गुणस्थानों में 2 ही मिथ्यात्वी के हैं, पहला और तीसरा, बाकी सब सम्यक्त्वी के हैं। याद रखना।
अच्छा, इसमें गुणस्थान में ये भी कंप्लीट हो गया। तो 12 गुणस्थान किसमें है? तो सम्यक्त्वी में, पहला और तीसरा छोड़कर। एक गुणस्थान किसमें है? तो एकेंद्रिय में, मिथ्यात्व। मिथ्यात्वी में, अभवी में, कुछ भी बोल दो, एक गुणस्थान आ गया। दो किसमें? तो सास्वादन की अपेक्षा द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरेंद्रिय, कुछ भी बोल दो, पर्याप्त होते ही मिथ्यात्व हो जाता है। ठीक है। तीन गुणस्थान किसमें? तो ये होता है अपर्याप्त अवस्था या अंतराल गति। अब यहाँ पे क्या होता है, जो जीव सम्यक्त्वी है तो सम्यक्त्व लेके आया, चौथा गुणस्थान। मिथ्यात्वी है तो मिथ्यात्व लेके आया, पहला गुणस्थान। और कोई जीव अगर उपशम सम्यक्त्व प्राप्त किया और मर गया तो क्या लेके आएगा वो लास्ट में? द्विंद्रिय में कौन? सास्वादन। सास्वाद। शाश्वत मिले। तीन ही गुणस्थान वाले अंतराल गति में घूम सकते हैं, बाकी कोई नहीं। जैसे ही श्रावक, कोई श्रावक है, ठीक है, हम कौन से गुणस्थान में? पांचवे। पांचवें। पांचवे गुणस्थान में। अब हम्म। श्रावक यहाँ से काल करे, अगर उसका अच्छा आयुष्य बंद हुआ है सम्यक्त्व अवस्था में, तो वो कहाँ जाएगा? ऊपर। तो वो साथ में क्या लेके जाएगा? क्षायोपश्मिक सम्यक्त्व। अगर क्षायिक सम्यक्त्व ही है तो क्षायिक सम्यक्त्व। लेकिन सम्यक्त्व का गुणस्थान कौन सा? चौथे से स्टार्ट होता है। चौथा। मूल में चौथा गुणस्थान। ठीक है। तो वो अंतराल गति में गुणस्थान में कौन से गुणस्थान में जा रहा है? चौथे गुणस्थान में। कंपल्सरी चौथा गुणस्थान कोई भी काल करे, साधु काल करे, सातवें गुणस्थान वाला, आठवें वाला, नौवे वाला, 10वें वाला, 11वें वाला, 12वें वाले तो काल करते ही नहीं है। तीन गुणस्थान अमर है, तीसरा, 12वां, 13वां, ऐसे 14वां भी अमर ही है। ठीक है। अमर मतलब जिसमें मृत्यु नहीं होती है। तीसरे, 12वें, 13वें गुणस्थान में जीव की मृत्यु नहीं होती है, अमर गुणस्थान है। ठीक है। तो 11वें गुणस्थान में भी अगर कोई जीव काल कर रहा है यानी मर रहा है, तो मरकर 5 अनुत्तर में अगर ऊपर जा रहा है तो भी अंतराल गति में क्या आएगा? चौथा गुणस्थान। 7वें में भी कोई काल कर रहा है तो ऊपर देवलोक में जाए, कहीं पे भी, मतलब ऊपर ही जाएंगे। 5वें से चौथे गुणस्थान में जो भी जीव ऊपर, ऊपर के देवलोक में ही जाएंगे। सम्यक्त्व अवस्था में जिसकी भी मृत्यु होती है वो ऊपर के वैमानिक में ही जाता है। सम्यक्त्व अवस्था में आयुष्य का बंद होने पर या सम्यक्त्व अवस्था में काल करने पर, सम्यक्त्व अवस्था में आयुष्य का बंद होने पर केवल वैमानिक देवलोक का ही आयुष्य का बंद होता है, याद रखना। और अगर ऊपर से कोई आए तो नीचे मनुष्य बनेंगे, तिर्यंश में नहीं। कुछ कुछ बातों की नियम आए। ठीक है। तो एक, तो अंतराल गति में कौन कौन से गुणस्थान हो गए? 3, पहला, दूसरा और चौथा। इनके अलावा आने जाने का कोई गुणस्थान नहीं है। एक भव से दूसरे भव में आने जाने के गुणस्थान कितने? 3। पहला, दूसरा, तीसरा, दूसरा और चौथा। तीसरा नहीं, तीसरा अमर गुणस्थान है, उसमें कोई जीव मरता ही नहीं है, मरेगा नहीं तो लेके कहाँ जाएगा? ठीक है। 5वें गुणस्थान से 11वें गुणस्थान तक कोई भी जीव काल करे, चौथे गुणस्थान से लेकर, वो सब चौथे में ही जाएंगे। अगर नीचे आ गए, मिथ्यात्वी बन गए, तो पहले गुणस्थान में। ठीक है। ये हमेशा याद रखना। अंतराल गति में कौन कौन से गुणस्थान घूमते हैं? पहला, पहला, दूसरा, चौथा। चौथा। 3 ही गुणस्थान है, ये आपके 21 बार में बहुत काम आएंगे। याद कर लेना, नोट कर लेना इसको, तो क्योंकि ये हमेशा के लिए याद रखना, हर जगह आता है। तो 3 गुणस्थान किसमें? अपर्याप्त में, पहला, दूसरा, चौथा। नीचे इसकी डिटेल है कि भाई मिथ्यात्वी है तो पहला, सम्यक्त्वी है तो चौथा, पूर्व भव से लेकर आता है। और उपशम सम्यक्त्व से गिरते समय प्राणी के आयुष्य पूर्ण हो जाए तो अपर्याप्त अवस्था में कौन सा सम्यक्त्व आ जाता है? सास्वादन सम्यक्त्व। ठीक है। 4 गुणस्थान किसमें? देवता, नारकी, किसी में भी बोल दो, प्रथम 4। देवता और नारकी में कितने गुणस्थान होते हैं? तो प्रथम 4। मतलब कोई सम्यक्त्वी देव हो सकता है, मिथ्यात्वी देव हो सकता है, किसी को
शंका हो, मतलब वो डाउट आ सकता है, तो मिश्र गुण स्थान हो सकता है, और सम्यक विदेव तो भरे पड़े हैं। तो प्रथम 4, नरक में भी सेम सिचुएशन है। नारकी और देवता में प्रथम 4 गुण स्थान ही होते हैं सबकी अपेक्षा से। ठीक है। अच्छा, 5 गुण स्थान किसमें है? तो श्रावक कौन बन सकता है मनुष्य के अलावा? संगीत तिरंज पंचेंद्रिय। संगी तिर्यंच पंचेंद्रिय। अब कोई संगी मिथ्यात्वी, कोई, हमने सबके संगी तिर्यंच पंचेंद्रिय लिया है ना, समुच्चय की अपेक्षा से लेते हैं। तो कोई मिथ्यात्वी हो सकता है, किसी में सासवादन सम्यक्त्व आ सकती है। अब कोई तिर्यंच ऐसा होता है जिनको पूर्व भव याद आए और सम्यक्त्व आए, और किसी में शंका हो तो मिश्र भी आ सकता है, तो उसको सम्यक्त्व भी आ सकती है, और श्रावक भी बन सकता है। तो संगीत तिर्यंच पंचेंद्रिय में प्रथम 5 गुण स्थान हो सकते हैं। ठीक है। संगीत तिर्यंच पंचेंद्रिय श्रावक बन सकता है, इस अपेक्षा से प्रथम 5 गुण स्थान हो सकते हैं। तो 5 गुण स्थान किसमें? संगीत तिर्यंच पंचेंद्रिय में। 6 गुण स्थान कृष्ण लेशिया, क्योंकि पहले से 6ठे गुण स्थान तक के सभी जीवों में कृष्ण लेशिया, नील लेशिया, कापोत लेशिया हो सकती है। तेजस पद्म शुक्ल भी हो सकती है, लेकिन 6ठे गुण स्थान से आगे कृष्ण लेशिया नहीं जाती है। 6ठे गुण स्थान से आगे के गुण स्थानों में कृष्ण नील कापोत लेशिया नहीं होती है। 6ठे से आगे या 7वें में? 6ठे से आगे। 6ठे 6ठे तक देखो, 6ठे तक 6 लेशिया हो सकती है। होती है। हाँ। अब कृष्ण लेशिया, नील लेशिया, कापोत लेशिया 6ठे तक ही है, उससे आगे वो लेशिया नहीं है। आगे कौन कौन सी लेशिया हो गई? तेजस पद्म शुक्ल। पद्म शुक्ल। पद्म शुक्ल की भी गाड़ी कहाँ अटक जाती है? 7वें तक आकर अटक जाती है। 7वें तक उनका डेस्टिनेशन है। पहले से सारी की सारी लेशियां स्टार्ट हो रही है। 6 ही लेशिया पहले गुण स्थान में हो सकती है, पहले से लेकर कहां तक उनका लास्ट एंडिंग पॉइंट है? तो प्रथम 3 लेशिया जो कृष्ण नील कापोत है वो 6ठे तक, तेजस और पद्म 7वें तक, और शुक्ल लेशिया कौन से गुण स्थान तक हो सकती है? 4वें गुण स्थान। 8वें से आगे शुक्ल लेशिया ही चलेगी। 13वें गुण स्थान तक। पहले से लेकर 13वें गुण स्थान तक शुक्ल लेशिया हो सकती है। मैंने क्या बोला? 6 लेशिया पहले गुण स्थान से स्टार्ट हो सकती है, पहले गुण स्थान में भी 6 लेशिया हो सकती है। तो यहाँ लेशिया तो स्टार्ट सब पहले से हो रही है, पहले में भी 6 ही हो सकती है, लेकिन एंडिंग पॉइंट सबका अलग अलग है। मतलब पहले से 13वें तक शुक्ल लेशिया है, क्योंकि 14वां तो गुणस्थान अयोगी अलेशी है ना। अलेशी मतलब लेशिया खत्म, लेशिया है ही नहीं। समझ में आया क्या? इसीलिए बोला पहले से 6ठे तक कृष्ण नील कापोत, पहले से 7वें तक तेजस पद्म, पहले से 13वें तक शुक्ल लेशिया, इन सबका ये डेस्टिनेशन है गुणस्थानों में। यहाँ तक ही जा सकती है, उनसे आगे नहीं जाएगी। क्लियर? तो 6 लेशिया, 6 गुणस्थान कृष्ण लेशी में, यानी प्रथम 6 तक तो सारे ही कृष्ण लेशिया वाले हो सकते हैं। अब आता है 7 किसमें? तो तेजोलेशिया, तेजोलेशिया या पद्मलेशिया बोल दो। ये 2 लेशिया 7वें गुण स्थान तक जा रही है। तो पहले से 7वें गुण स्थान तक कोई भी गुण स्थान में देख लो, इसके जीव हो सकते हैं, या ये उन गुण स्थानों में हो रही है। 8 गुण स्थान, 8 गुण स्थान किसमें है? तो अप्रमादी, क्योंकि 7वें गुण स्थान तक क्या है? 6ठे गुण स्थान तक 8, 7वें गुण स्थान से लेकर 14वें गुण स्थान तक के सारे जीव अप्रमादी होते हैं। इसे आदि दीपक अंत्य दीपक ऐसे नाम दिया जाता है। यानी ये अप्रमादी का स्टार्टिंग पॉइंट गुणस्थान कौन सा है? 7वां। 7वें से लेकर 14वें गुण स्थान तक के सारे साधु अप्रमादी होते हैं। ये आदि दीपक हो गया, यानी स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। इसके बाद तो ये कंटिन्यू सब में चलेगा ही चलेगा।
सातवां किसका है गुणस्थान? सातवां अप्रमादी का। अप्रमादी। तो आठवें में भी अप्रमाद तो रहेगा ही रहेगा। वो कषायों को, स्थूल कषायों को निवृत्त हो रहा है ना, तब भी अप्रमादी है। सूक्ष्म कषायों से हो रहा है तब भी अप्रमादी है। सूक्ष्म लोभांश है तब भी अप्रमादी है, क्योंकि अप्रमाद अवस्था में ही तो आत्मा को विशुद्ध बनाता जाएगा ना। प्रमाद आएगा तो वो फिर से नीचे गिर जाएगा। गिरेगा कि नहीं गिरेगा? प्रमाद आते ही वो सारे काम करेगा जो कर्म बांधने वाले, बहुत घने कर्म बांधने वाले हैं, वो तो कर्मों को तोड़ रहा है ना। तो तोड़ेगा कैसे? अप्रमाद अवस्था में। तो ये जो 7वें गुण स्थान से लेकर 14वें गुण स्थान तक है, ये सारे जो गुण स्थान है ये अप्रमादी वाले, यानी इन सब गुण स्थानों में अप्रमत्त अवस्था रहती है। इसीलिए आत्मा इतनी विशुद्ध विशुद्ध विशुद्धतर विशुद्धतम होती जाती है। समझ में आया? आठ हाँ। है अप्रमादी के अंतिम आठ, और 9 कषाय वेदी के हो गए। प्रथम 10 कषाई के हो गए। स कषाय मतलब कषाय रहता ही है 10वें गुण स्थान तक। 9वें गुण स्थान तक वेद है। कोई भी पहले गुण स्थान से लेकर 9वें गुण स्थान तक सारे वेदों के जीव भरे पड़े हैं। तो वेद विकार 9वें गुण स्थान, पहले में भी तो वेद है, दूसरे गुण स्थान में भी वेद वाले हैं, तीसरे में भी है, चौथे में। तो आगे के गुण स्थानों में वेद नहीं है। तो कहाँ तक है वेद? 9वें गुण स्थान तक। 9वें गुण स्थान तक। स्थान किसका? सवेदी का, स्त्री वेदी का, पुरुष वेदी का, किसी का भी बोल दो। 10वां स कषाई का, लोभ कषाई का, क्योंकि बाकी के कषाय तो 9वें में खत्म हो रहे हैं ना, तो केवल एक लोभ बच रहा है। या तो स कषाई बोलो या लोभ कषाई। थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है हाँ। या अच्छे से समझ? जब 7वां गुण स्थान हाँ। अप्रमत्त संयत है। हाँ 7वां गुण स्थान अप्रमत्त संयत है, उसमें प्रमाद अवस्था नहीं रहती। तो उसमें फिर वेद कैसे रहता है, उसमें विकार कैसे रहता है जब अप्रमत्त अवस्था में? रहेगा ही। अप्रमत्त अवस्था है तो क्या हुआ? इसे एक एग्जाम्पल दिया जाता है कि भाई लोहे की एक रॉड है, ठीक है? लोहे का एक पाइप ले लो, रॉड ले लो, बॉल ले लो, कुछ भी ले लो, गरम किया, एकदम आग में लाल, एकदम लाल कर ली, इतनी गरम कर दी। अब उसे आग से हटा लो, वो लाल जो दिख रहा है वो इमीडिएट खत्म हो गया क्या? नहीं हुआ। चलो मान लेते हैं कि थोड़ी देर बाद जो लालपन था, आप, क्योंकि लोहा तो काला होता है नॉर्मली, डार्क ग्रेइश कलर या ब्लैक कलर ले लो, राइट? तो वो लोहे का गोला जो है वो हमने आग से निकाल कर रख दिया साइड में। अब उसका लालपन भी चला गया मान लो, क्या उस पर रुई रखने से वो रह जाएगी? रुई के साथ क्या होगा? क्यों? गरम है इसलिए। लोहा तो हीट है। हमारे जो कषाय योगों का स्पंदन है, पहले जो हमने इतने किए हैं वो अभी अंदर चल रहे हैं ना, अभी नए मत बांधो, अंदर चल ही रहे ना, वो तो खत्म करने पड़ेगी ना हमको। इसीलिए वेद विकार और कषाय ये सब 10वें 9वें तक चलते रहते हैं। समझ में आया? उनका जो अंदर का है वो तो आएगा ना, बाहर से भले ही ना कर रहे हो, भीतर तो जमा हुआ है, वो तो निकला नहीं अभी तक, पूरा तो खत्म हुआ नहीं अभी तक। तो खत्म कहाँ होगा? 9वें गुण स्थान में खत्म होगा। तब इतनी विशुद्धि आएगी कि वहां जाने के बाद में 9वें के में पहुंचने के बाद में खत्म होता है। 9वें के प्रथम समय में पहुंचते ही नहीं खत्म होता है, 9वें के लगभग थोड़ा रहता है फिर खत्म होता है। क्लियर हुआ? इसे लोहे के गोले के एग्जाम्पल से हमेशा याद रखना। ओके, अब आते हैं 11 गुण स्थान। 10 तक समझ में आ गए? शायद इजी थे क्योंकि ये हमको आता है, इसीलिए इजी था। जब नहीं आएगा तब हम कंफ्यूज हो जाएंगे। 11 गुण स्थान किसमें है? तो चक्षु दर्शन में। चक्षु दर्शन का मैंने 25 मूल की चतुर्भंगी या उसमें समझाया था ना,
क्या समझाया था? एक तो 10वें गुणस्थान में दर्शन आता है, नहीं, वहां सब हाँ, चार नहीं, ज्ञान ही रहते हैं। और 13वें 14वें गुणस्थान में दर्शन होता है, मतलब नहीं चक्षु। होता। नहीं, ज्ञान नहीं। तो ज्ञान। चक्षु दर्शनी यानी यहाँ पे हम बोलेंगे कि भाई ये 10वें गुणस्थान और 13वें 14वें गुणस्थान में नहीं होता है। कौन नहीं होता है? चक्षु दर्शनी। 13वें 14वें गुणस्थान में इंद्रिय और मन की अपेक्षा रहती नहीं है। हम्म। कहीं से आवाज आ रही है, प्लीज एक बार म्यूट करें। और 10वें गुणस्थान में दर्शन आने से पहले ही बदल जाता है। तो हमारे पास गुणस्थान कितने हो गए? 11। तो 11 गुणस्थान किसमें है? चक्षुदर्शनी, अचक्षुदर्शनी, अवधि दर्शनी, किसी को भी ले लो। और रेखा जी, हम्म, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। मेरे को ये क्लियर नहीं हुआ कि दर्शन 10वें में दर्शन क्यों नहीं आता है 10वें में। मैंने आपको समझा दिया संगीता जी। हाँ, फिर भी क्लियर नहीं हुआ। जैसे उसकी स्थिति, दूसरे गुणस्थान की स्थिति ओनली 6 आवली का है, वो तो शायद फिर इसकी आवृत्ता से भी बहुत छोटा है। क्या चीज? वो देखो, अब आपको और मुझे नहीं पता कि ज्ञान आने में कितना टाइम लेता है, दर्शन और प्रत्येक ज्ञान आने का टाइम पीरियड क्या है, उनमें वो किन किन बातों को ग्रहण करता है। उसके बाद एक रहता है ना अपना अपना, अभी एक घर से दूसरे घर जाते हैं हम, ये सामान भी ले जा रहे हैं, ये सामान भी ले जा रहे हैं, ये भी ले जा रहे हैं, उसमें एक पर्स ले जा रहे हैं, हैंडबैग जिसमें कितनी सारी चीजें भर के ले जा रहे हैं, है ना? बहुत गहराई की अपेक्षा से हमें नहीं पता कि इन ज्ञान को आने में कितना टाइम पीरियड यानी कितने अंतर मुहूर्त का समय लगता है। और कहीं पे भी आगमों में 10वें गुण स्थान के अंतर मुहूर्त का वर्णन नहीं मिल रहा है शायद तक। तो यहाँ ऐसे बताया जाता है कि 10वां गुणस्थान बहुत छोटा, सबसे छोटा। तो अभी तक उल्लेख कहीं कहीं आता है, कहीं कहीं नहीं मानते हैं, लेकिन इतना कहते हैं कि 10वां गुणस्थान बहुत छोटा टाइम पीरियड वाला है। सासवादन से भी ऑब्वियस, मैंने छोटा बोल दिया तो वो छोटा ही हो गया ना सासवादन का। तो अभी हमें ये नहीं पता ना कि वो उसका टाइम पीरियड कितना है। अभी मैं कंपैरिजन करके नहीं बता सकती कि सासवादन से उसमें 6 आंवली का दे दिया, जबकि 6 आंवली का तो बहुत बड़ी हो जाएगी। मान लो 5 रस्वाक्षर वाला भी आता है। अभी 14वां गुणस्थान भी अ यू रिल री इतना बोलते ही हो जा रहा है। अभी क्या किसका कौन सा गुणस्थान छोटा, कौन सा बहुत बड़ा? तो इतना पता है, ये गुणस्थान ज्ञान आता है, दर्शन आने से पहले चेंज होता है। ठीक है, ओके, थैंक यू, थैंक यू। हो सकती है। ओके ओके, ठीक सर, अब जय जिनेन्द्र। नेक्स्ट आते हैं 12 गुणस्थान किसमें है? तो सम्यक में पहला तीसरा छोड़कर, ये मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया, तो ये तो आपको इजी वे में याद होगा। 13 किसमें? सहयोगी, क्योंकि पहले गुणस्थान से लेकर 13वें गुणस्थान तक के सब जीवों में योग रहता ही है। तो सहयोगी, पहले से 9वें तक सवेदी, पहले से 10वें तक सकशाई, पहले से 13वें तक सहयोगी। तो 9 गुणस्थान किसमें? वेद, 10 कषाई, अच्छा, सहयोगी, हो गए। वैसे अब 14 गुणस्थान समुच्चय जीव मनुष्य, क्योंकि सभी गुणस्थानों में मनुष्य ही पाए जाते हैं। मनुष्य की अपेक्षा से ही होंगे ना कि भाई ऊपर के गुणस्थानों में और कौन जा सकता है? तिर्यंश 5 गया, ऊपर केवल मनुष्य जा सकते हैं। तो मनुष्य पहले से 14वें गुणस्थान तक सभी गुणस्थानों में मिल सकते हैं। क्लियर है? आगे बढ़े। 12वां बोल। देखिए 10वें गुणस्थान में इस बुक के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है, आपने जैसे कहा ना 10वें गुणस्थान का समय बहुत छोटा होता है,
इसमें लिखा हुआ है दर्द गुणस्थान में दर्शन के उपयोग नहीं होते, दर्शन ही नहीं होता। जैसे आपने कहा ना कि क्या 13वीं 14वीं में दर्शन नहीं होता। यही बात है किरण जी, यहाँ पे होता क्या है, हमने आगमों में बहुत जगह ढूंढा, कई जगह डिस्कस किया कि कौन सा गुण स्थान छोटा। जब आप हायर क्लासेस में चले जाते हो आपकी क्वेरीज और ज्यादा बढ़ जाती है। ये तो आपका बेस पॉइंट है, इस पे बहुत लंबा डिस्कशन चला है, बहुत सारे आगमों को ढूंढा है। कहीं ऐसे नंबर पर्टिकुलर, ये जैसे सासवादन सम्मित्व का मिलता है ना 6 आवली का, 14वें गुण स्थान का मिलता है कि 5 रस्वाक्षर, है ना, वैसे 10वें गुण स्थान का पर्टिकुलर कोई अंतर मुहूर्त वाला पीरियड इतना आता है कि छोटा अंतर मुहूर्त है। अब वो इससे छोटा है, सबसे छोटा है, कैसा है, हम देखो बिना पढ़े हम अपने मन से कुछ नहीं बता सकते हैं। हम सिर्फ आगमों में जो लिखा है वही बता सकते हैं। हम ऐसे ऐसे टपोरा नहीं मार सकेंगे कि ये इससे छोटा है, हो सकता है हमने ऐसे सोचा है कि ये कर रहा है तो ये इतना हो गया, नहीं कह सकते। आप भी हमेशा याद रखना, तत्व ज्ञान या आगम की संबंधी जब भी कोई जानकारी दो, आपके पास पुष्ट प्रमाण हो आगमों का, कहीं सुनी बातें नहीं, आगमों का प्रमाण हो तो ही, अदरवाइज ज्ञानावर्णीय कर्म का अशातना बंद होता है, अशातना लगती है। और हो सकता है बहुत ज्यादा वो मन में भाव आ जाए तो हम मिथ्यात्वी भी बन जाएंगे, क्योंकि गुरु के भगवान की वाणी में अश्रद्धा उत्पन्न कर दी ना आपने अपने मन से सारी चीजें जोड़ जोड़ के, है ना, हम उसी बात को फाइनल मानने लग जाते। इसीलिए तत्व संबंधी जो भी बातें नहीं आए तो नहीं बोल देना, नहीं पड़ा, ध्यान में नहीं है अभी तक, सुनने में नहीं आया, इससे सुनने में साधु साध्वियों से जो शुद्ध है उनसे बात, है ना। तो ये चीजें हमेशा याद रखना। तो मेरे आया है इसका अल्प बहुत्व आदि का आता है पढ़ने में, लेकिन टाइम पीरियड नहीं बताया पर्टिकुलर। जैसे एक सासवादन का 6 आंवले का बता दिया, 14वें गुणस्थान का 5 रस्वाक्षर बता दिया, छठे गुणस्थान का करोड़ पूर्व कुछ कम करोड़ पूर्व, 5वें छठे का कुछ कम करोड़ पूर्व आता है, चौथे का 66 सागर से कुछ अधिक आता है। ऐसे पढ़ने में जब आएगा तो ही हम बता पाएंगे, है ना। नहीं, इसमें टाइम पीरियड नहीं, इसमें लिखा हुआ है कि दर्शन नहीं पाते, दर्शन नहीं, इसमें दर्शन का उपयोग नहीं होता 10वें गुण स्थान में। बता दिया ना कि तो इस अकॉर्डिंग तो वहां पे ज्ञान आता है, दर्शन आने से पहले चेंज हो जाता है वो गुणस्थान, चेंज हो जाता है, टाइम पीरियड चेंज। इतना ओके, विशुद्ध भाव में रहता है कि 10वें को खाली ऐसे लगता है कि टच किया और आगे बढ़ गया, तो वो ज्ञान तो आया लेकिन दर्शन आने से पहले चेंज ही हो गया। ठीक वो है, समय पीरियड इतना छोटा है कि दर्शन नहीं आता है आगे। हाँ ओके। ऐसे, रेखा जी, हाँ। चौथे गुण स्थान का 66 सागरोपम कैसे हुआ? चायु पश्चिमिक सम्मित्व की अपेक्षा से 66 से कुछ अधिक, मतलब कई भवों की अपेक्षा से, एक भव की अपेक्षा से तो 33 ही होता है। ओके, ठीक है, ठीक है, हाँ, ओके, थैंक यू। वेलकम। बारवा बोल पढ़े अभी, 5 इंद्रियों के 23 विषय, 8 विषय एक इंद्रिय स्पर्श में, द्विंद्रिय में 5 ऐड कर दो, त्रिंद्रिय में 2 और ऐड कर दो, चतुरेंद्रिय में श्रोतेंद्रिय के कितने 3 विषय और ऐड कर दो, पंचेंद्रिय में श्रोतेंद्रिय के 5 ऐड कर दो और 3 ऐड कर दो, हो गए। एक इंद्रिय में कितने होते हैं, स्पर्श होता है, तो स्पर्शनेंद्रिय के कितने हैं, 8 विषय है। 8 इंद्रिय में रसनेंद्रिय और स्पर्शनेंद्रिय, रसनेंद्रिय के 5 विषय जो होते हैं वो 8 में ऐड कर दो, 8 प्लस 5 13 हो गए। त्रिंद्रिय में क्या होता है, घ्राण आ जाता है, तो 13 और 2 15 हो गए। 15। चतुर्थ आ जाती है तो 15 और 5 20। 20 हो गए। और जो पंचेंद्रिय होता है उसमें क्या आ जाता है, श्रोतेंद्रिय। श्रोतेंद्रिय आ जाता है, तो इसके कितने विषय है, 3 है, जीव शुद्ध, जीव शुद्ध, मिश्र शुद्ध, 3 ऐड कर दो, 23 हो गए ना। तो एकेंद्रिय में कितने, 8, द्विंद्रिय में कितने, 13, त्रिंद्रिय में 15, चतुरेंद्रिय में 20, पंचेंद्रिय में 23 हो गए। ये इजी था हेमा जी, एकदम ये बोल आ जाए अपने एग्जाम में काम खत्म टास्क वही होता है, जो नहीं आता है वो चैलेंजिंग लगे, वही चीज है, जो इजी लगे वो तो मजा ही कहाँ है।
13वां बोल 10 प्रकार के मिथ्यात्व। ये सबसे इजी बोल है, आप एग्जाम में आराम से लिख सकते हो। व्यवहार का मिथ्यात्व नहीं है, इसीलिए मिथ्यात्व के बोल मिथ्यात्वी में, काम खत्म। 14वां बोल होता है ये भेद। एक भेद किसमें? अब यहाँ सबसे पहले हम जीव के भेद रिवाइज करते हैं। जीव के कितने भेद है? 14। बोलो। 14। सूक्ष्म केंद्र के भेद 2, अपर्याप्त पर्याप्त। बादरे केंद्र के भेद 2, अपर्याप्त पर्याप्त। तीन्द्रिय के भेद 2, अपर्याप्त पर्याप्त। त्रिंद्रिय के भेद 2, अपर्याप्त पर्याप्त। चतुरिंद्रिय के भेद 2, अपर्याप्त पर्याप्त। असंगी पंचेंद्रिय के भेद 2, अपर्याप्त पर्याप्त। संगी पंचेंद्रिय के भेद 2, अपर्याप्त पर्याप्त। सबसे पहले हमने सूक्ष्म एकेंद्रिय लिया, फिर बादर एकेंद्रिय। देखो, हाँ, पूरे संसार में एक ऐसा साधारण वनस्पति यानी वनस्पति काय के 2 भेद है। प्रत्येक यानी एक शरीर में एक जीव, उसे प्रत्येक कहते हैं। प्रत्येक यानी खुद का इंडिविजुअल जो एक शरीर होता है। साधारण यानी एक साधारण के- शरीर में अनंत जीवों का नियम। ठीक है, अब उसके भी 2 भेद हो जाते हैं। अब ये भी 2 प्रकार के हैं, साधारण भी, सूक्ष्म और बादल। ये जो हम आलू प्याज जमीकंद हम जिसकी बात करते हैं कि हमें छोड़ना है, ये तो है बादल। फूलन कंद मूल काई, ये जो लीलन आती है, फूलन है जो हमें दिखाई दे रही है। सूक्ष्म निगोद के जीव पूरे लोक में भरे हुए हैं। अव्यवहार राशि नहीं, हम व्यवहार राशि वाले बोल रहे हैं। अव्यवहार राशि के तो खचाखच जो निगोद के जीव हैं वो तो भरे ही पड़े हैं। व्यवहार वालों में भी सूक्ष्म और बादल होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो हम केवल उन्हीं को काउंट करते हैं जो व्यवहार में, क्योंकि उनका ही चेंजेस हो सकता है, यानी एक जन्म से दूसरे जन्म में जा सकते हैं। एक गति से दूसरी गति में व्यवहार वाले ही जाते हैं, अव्यवहार वाले तो वही जन्म ले रहे वही मर रहे हैं, है ना। इसीलिए हम उन्हीं को इनमें काउंट करते हैं जो यहाँ से और किसी गतियों में भव भ्रमण कर पाते हैं। तो यहाँ सूक्ष्म निगोद के जीव ऐसे समुच्चय की अपेक्षा से ले सकते हैं। व्यवहार राशि का, जब अव्यवहार राशि का एक जीव मर जाता तो अव्यवहार राशि का एक जीव व्यवहार राशि में आ सकता है ना? मर नहीं जाता, मुक्त होता है, तब सिद्ध नहीं होता। मुक्त हो जाता है, तो अव्यवहार राशि का एक जीव व्यवहार राशि में आ सकता जीव मुक्त हुए उतने अव्यवहार से व्यवहार में आएंगे, है, व्यवहार में आ सकता बराबर रहेगा, यहाँ कोई गड़बड़ नहीं चलेगी। ठीक है, तो ये अलग अलग। तो हमने जाना एकेंद्रिय के 4 भेद हो गए। सूक्ष्म एकेंद्रिय के अपर्याप्त पर्याप्त, बादर एकेंद्रिय के अपर्याप्त पर्याप्त। है। 4 भेद हो गए। कौन सा? असंगी पंचेंद्रिय का अपर्याप्त पर्याप्त, संगी पंचेंद्रिय का पर्याप्त अपर्याप्त, अपर्याप्त पर्याप्त। ठीक है, तो पंचेंद्रिय के भी 4 भेद है और एकेंद्रिय के भी 4 भेद है। अब इनमें से पर्याप्त कितने, अपर्याप्त कितने हैं? 7 के 7 अपर्याप्त, 7 के 7 पर्याप्त हो गए ना। 7 अपर्याप्त 7 पर्याप्त। ये आपके जीवों के भेद कंटिन्यू करवाती जा रही हूँ। जीव के 4 भेद किसमें, तो एकेंद्रिय में या चतुर पंचेंद्रिय में, किसी में भी बोल सकते हो। 7 भेद किसमें, तो अपर्याप्त के साथ या पर्याप्त के साथ। 5 कौन से, तो त्रस के 5 अपर्याप्त लिख दो या त्रस के 5 पर्याप्त बता दो, है ना। बताते हैं आगे, ऐसे समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं हम। सबसे पहले जीव का एक भेद। अब कोई एक ऐसा भेद बताओ जो उस जीव में एक ही भेद हो। देखो, एकेंद्रिय द्विंद्रिय त्रिंद्रिय चतुरेंद्रिय पंचेंद्रिय ऐसे बताया ना। तो एकेंद्रिय से चतुरेंद्रिय तक के सारे जीव कौन है, वो तिर्यंश है। तिर्यंश है। हाँ, पंचेंद्रिय में कौन कौन आ गया? तिर्यंश और मनुष्य दोनों आ गए। जो असंगी वाले तिर्यंश है या असंगी मनुष्य है, वो सब असंगी तिर्यंश पंचेंद्रिय में आ गए। अब संगी तिर्यंश पंचेंद्रिय यानी 13वां और 14वां भेद, ये 2 भेद बड़े इंपॉर्टेंट है। कैसे है? संगी पंचेंद्रिय में देवता नारकी संगी मनुष्य संगी तिर्यंश योगलिक सब आ गए। संगी जितने भी जीव है आ गए ना। अब इनमें से हमें ये बताना है कि पर्याप्त अवस्था वाला कोई एक भेद बताना है। तो छठे गुणस्थान वाला साधु ले लो, उसमें कौन सा आएगा? एक ही भेद आएगा। श्रावक ले लो,
एक भेद आएगा, आएगा ना? केवली ले लो, आएगा? कौन सा वाला आएगा? 14वां गुणस्थान पे रहेगा। चौदवा, जीव का 14वां। चौदवा भेद एक, पर्याप्त, संगीत पंचेंद्रिय का पर्याप्त, क्योंकि श्रावक केवली ये सब कौन है? पर्याप्त है। समझ में आ रहा है? अभी आपको ये खोलना है, दिमाग को खोलना है, क्योंकि ये आपको अभी समझ में आ रहे हैं। अब हमें दो लेने हैं, ठीक है? दो भेद किसमें? तो द्विंद्रिय में अपर्याप्त पर्याप्त, त्रिंद्रिय में अपर्याप्त पर्याप्त, एकेंद्रिय में अपर्याप्त पर्याप्त, कुछ भी ले लो, कोई भी एक भेद ले लो जिसका अपर्याप्त पर्याप्त लिया तो दो भेद हो गए। द्विंद्रिय में अपर्याप्त पर्याप्त, एकेंद्रिय में अपर्याप्त पर्याप्त, हुआ कि नहीं हुआ? दो भेद हो गए ना? तो दो भेद किसमें है? देवता में 13वां 14वां दिया है। यहाँ पे देखो नीचे नारक में, संगी तिर्यन, संगी मनुष्य में कह सकते, वैसे अपने अपने गए तो सब में दो दो ही पाते हैं। नीचे पूरा वो पढ़ना चाहिए आपको। क्लियर हो रहा है सबको? क्या समझ में आता है ये बताओ पहले। ये थोड़ा सा ट्रिक है, इसमें समझ में आए तो जीव के भेद यूं याद हो जाएंगे आपको। सब में दो दो हैं। दोनों भेद हैं। हाँ, दोनों बेदी है सब में। कोई भी जीव जन्म लेगा, सबसे पहले अपर्याप्त होगा जब तक पर्याप्त यहाँ कंप्लीट नहीं हो रही है, मतलब वो अपर्याप्त है। फिर कंप्लीट होगा तब पर्याप्त बनेगा ना, है ना? तो पहले अपर्याप्त होता है, कोई भी जीव पर्याप्त होता है, दोनों अपेक्षाएं तो लेंगे ही ना, कि भाई ये जीव कैसे, मैं ही जन्मी हूँ तो पहले मैं आई तब मेरी पर्याप्तियां कंप्लीट नहीं हुई तो तब तो मैं अपर्याप्त थी ना, बाद में कंप्लीट होते ही मैं पर्याप्त हुई। तो कोई भी जीव पहले अपर्याप्त होता है फिर ही पर्याप्त होता है, संसार का नियम ही है। तो कोई भी भेद कह सकते हो, आपको जैसे ही याद आए ना कि कौन सा लिखूं, एकेंद्रिय, द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरिंद्रिय, पंचेंद्रिय, कुछ भी लिख दो। एकेंद्रिय का अपर्याप्त पर्याप्त, द्विंद्रिय का अपर्याप्त, एकेंद्रिय में भी मेंशन करना, प्रत्येक या साधारण जो भी है, प्रत्येक या बादर जो भी है, ठीक है? सूक्ष्म या बादर, सॉरी, ठीक है? तो सबका अपना अपना हो गया। यहाँ उन्होंने देवता दिया कि अपर्याप्त अवस्था में कभी मरते नहीं है, देवता, नारकी, योगलिक, ये इनकी अपर्याप्त अवस्था में कभी मृत्यु होती ही नहीं है, ठीक है? इसीलिए इन्होंने देवता दे दिया होगा। आप कोई भी लिख सकते हो समुच्चय की अपेक्षा से। तो तीन भेद किसमें? मनुष्य में। कौन सा मनुष्य? क्योंकि जो असंगी मनुष्य होते हैं उनका कौन सा भेद हो गया? असंगी, तिर्यंच, पंचेंद्रिय का 11वां, केवल